नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। आज विश्व मना रहा है विश्व खाद्य दिवस। अधिक पैदावार के लिए बैगन के फसल में करें जरूरी कार्य। दुनिया भर में हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से भुखमरी खत्म करना है। लेकिन विश्व में आज भी करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं, बात चाहे विकासशील देशों की हो या फिर विकसित देशों की। सब जगह हालात कमोवेश रूप से एक जैसे ही हैं। आज भी करोड़ों लोगों को हम 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसी गंभीर समस्या को देखते हुए दुनिया भर में भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और कुपोषण को खत्म करने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो इस साल विश्व खाद्य दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है और इसे क्यों मनाया जा रहा है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपूतली के डीन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार से। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत की थी, जो अब भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की। कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने साल 1979 से विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना और भूख, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देना था। 1980 से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस का आयोजन शुरू किया गया। मैं आपको विश्व खाद्य दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ, जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस खाद्य दिवस को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये ग्लोबल हंगर मिटाना, मतलब विश्व में जो लोग भूख से मर जाते हैं, जिनको पर्याप्त खाने को नहीं मिलता है, उससे दूर करना है। और जो थीम है वो है नो वन लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कोई भी खाने में पीछे नहीं रहे, मतलब सबको खाना मिले। तो हमें देखते हैं कि विश्व में जो खाद्यान्न का उत्पादन है तेज़ी से बढ़ा है। यदि आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के समय 1950-51 में जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन था 50 मिलियन टन था, वो आज बढ़कर 315 मिलियन टन हो गया है। और आज हमारे पास 1 साल का बफर स्टॉक मौजूद है, कोई खाने की कमी नहीं है। हम बाहर के देशों को जो अपने खाद्यान्न का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भूख से लड़ने में दुनिया भर में हो रहे प्रयासों के बीच भारत की एक तस्वीर यह भी है कि गोदामों में सड़ते अनाज के बावजूद करोड़ों लोग भूखे हैं। इससे भी हैरतअंगेज बात यह है कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 5000 बच्चे कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं। आज भारत में दुनिया के सबसे अधिक अविकसित लगभग 4.66 करोड़ और कमजोर लगभग 2.55 करोड़ बच्चे मौजूद हैं। द लैंसेट नामक पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 1.04 मिलियन मौतों में तकरीबन 2/3 की मृत्यु का कारण कुपोषण है। अपनी एक हालिया रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा था कि साल 1990 से साल 2018 के बीच भारत ने गरीबी से लड़ने के लिए अतुलनीय कार्य किया है और इससे देश में गरीबी दर में काफी गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि में भारत की गरीबी दर तकरीबन आधी रह गई। यद्यपि देश में गरीबी की दर में गिरावट आ रही है, किंतु कुपोषण और भूख की समस्या आज भी देश में बरकरार है। हाल ही में जारी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 5 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक 3 बच्चों में से 1 बच्चा कुपोषण अथवा अल्प वजन की समस्या से ग्रस्त है।
ICSD RRS पोर्टल के मुताबिक 30 नवंबर 2020 तक देश में 6 महीने में 6 साल उम्र के बीच के 9.3 लाख से ज्यादा गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। इनमें सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जहां 3,98,359 गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इसके बाद बिहार का स्थान है, जहां 2,79,427 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। इसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना राज्य गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। भारत में कुपोषण आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कोविड महामारी ने भी देश में कुपोषण की स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 27.2 के स्कोर के साथ 107 देशों की लिस्ट में 94 नंबर पर है, जिसे बेहद गंभीर माना जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम कहां खड़े हैं और किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के घरों में, होटलों में, शादी ब्याह और पार्टियों में बहुत ज्यादा खाना बर्बाद होता है और फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको 1 जून की रोटी के भी लाले पड़े हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व की आबादी 2050 तक 9 अरब हो जाएगी, जिसमें करीब 80% लोग सिर्फ विकासशील देशों में रहेंगे। ऐसे में भुखमरी की समस्या पर कैसे काबू पाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बना हुआ है। कृषि प्रधान देश भारत में लोग भूख के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे पास किसी भी विकासशील देश से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन कृषि के साधन और कृषि करने वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक और युवाओं का कृषि से मोहभंग होकर किसी आसान तरीके से पैसा कमाने की ओर रुझान होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि कृषि उत्पादन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखना है, तो ये जरूरी होगा कि जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके कृषि में समग्र बदलाव किए जाएं। अब जो बात सामने आ रही है वो यार क्वालिटी की बात आ रही है कि जो अपना वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। उतनी अच्छी क्वालिटी की अपने को सब्जियां नहीं मिल पाती, फ्रूट्स नहीं मिल पाते हैं, खाद्यान्न नहीं मिल पाते हैं। और अब जो हमारे किसान जो बात करता है या व्यक्ति बात करते हैं, वो ये बात करते हैं शुद्ध खाने का मिले, हमारे कोई भी चीज़ मिले शुद्ध मिले। जैविक खेती की हम लोग बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग है, जैविक खेती है, इनको हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि जो भी मिले हमारे को वो शुद्ध मिले। तो विश्व खाद्य दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम स्वस्थ खाना खाएं और जो भी खाएं उनमें रासायनिक की मात्रा कम से कम हो। लेकिन पौधे को जो 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हम मानते हैं उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे यूरिया देते हैं 1 तत्व मिलेगा, फिर DAP दे देते हैं 2 तत्व मिलेंगे, जिंक दे दिया 3 मिलेंगे, सल्फर दे दिया 4 मिलेंगे। तो जो 16 तत्वों जो हम डाल ही नहीं रहे, जो ज़मीन में होगा वही तो पौधा लेगा और वो उपलब्ध मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसलिए हम किसानों को ये सजेस्ट करते हैं कि वो रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों का भी समुचित मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि जैविक खाद जैसे गोबरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, उनमें 16 तत्व होते हैं और जब 16 तत्व ज़मीन में प्रदान करेंगे तो 16 तत्व भी पौधा लेगा और उस जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। इसलिए हमारे को जो न्यूट्रिशन है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, DAP है, इनका प्रयोग नहीं करके हम कहते हैं कस्टम फर्टिलाइजर का उपयोग करें। जैसे NPK का आता है, 19-19 आता है, 20-20 आता है, ताकि उसको क्या है एक बैलेंस मात्रा में जो है ज़मीन में न्यूट्रिशन मिले। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो जाती है ज़मीन में, तो मिट्टी की जांच के आधार पर डालें। किसानों को आधुनिक खेती के गुण सिखाए जाएं, फसलों में सिंचाई के लिए नई पद्धतियों को अपनाया जाए, जैविक और विविधीकरण खेती को बढ़ावा मिले, उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण गृह की उचित व्यवस्था हो, किसानों को उत्पादों को बेचने के लिए नजदीकी बाजार उपलब्ध कराए जाएं। खेतीबाड़ी में ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव करके किसान न केवल अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि देश से भुखमरी खत्म करने और लोगों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हमारा किसान ही है देश का अन्नदाता। हमारे अन्नदाता अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं। देश में सभी लोगों तक पोषण से भरपूर खाद्य सामग्री पहुंचे, इसके लिए शासन और प्रशासन को भी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है।
जिससे देश का कोई भी व्यक्ति गरीबी, भूखमरी और कुपोषण से संघर्ष न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस गंभीर मुद्दे पर बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं के जरिए साल 2024 तक विटामिन, आयरन और अन्य पोषक तत्वों से मिश्रित चावल दिया जाने लगेगा। इसका लक्ष्य देश की एक बड़ी आबादी से पोषण की कमी को दूर करना है। इसलिए विश्व खाद्य दिवस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी खाए वो स्वस्थ खाए और किसी को भी भूखा नहीं रहने दे। जो आपके आसपास है जिसको खाने की ज़रूरत है तो आप मदद करें कि उसको भरपेट दोनों समय खाना मिले। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, बैगन की खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। इसकी खेती को पूरे वर्ष आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है। तो बैगन की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रीति चौहान। किसान भाइयों, आज हम बैगन की फसल के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें ये जानेंगे कि वर्तमान परिवेश में बैगन की खेती करने में हमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो आइए किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं खरपतवार नियंत्रण पर। किसान भाइयों, खरपतवार जो है वह हमारी मुख्य फसल की, जैसे हवा, पानी, उर्वरक, खाद, जितने भी पोषक तत्व हैं सभी से प्रतिस्पर्धा रखती है। खेत में अब उनकी मुख्य फसल कम और खरपतवार ज़्यादा नज़र आने लगती है, तो इसके लिए समय पर उसका प्रबंधन होना अति अनिवार्य है। 20 से 30 दिन में आपको खरपतवार नज़र आने लगेगी। इसके प्रबंधन के लिए आप शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार को निकाल दें और खुरपी की सहायता इसमें आप ले सकते हैं, जो कि पारंपरिक विधि है खरपतवार नियंत्रण की। तो इस तरह आप खरपतवार पर कंट्रोल या उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल से अच्छी पैदावार के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए यूरिया 260 से 325 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 375 से 469 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 83 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इनमें से नत्रजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को मिलाकर अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नत्रजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर रोपाई करने के 20 से 25 दिन और 45 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में देने से फसल का उचित विकास होता है और बैंगन का उत्पादन अधिक मिलता है। किसान भाइयों, हम बैगन की खेती में सिंचाई की बात करें तो भूमि को पकड़ के देख सकते हैं। यदि अगर आपको लगे कि भूमि में नमी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको 3 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी होगी। सिंचाई अधिक कर देंगे तो भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचेगा और पर्याप्त मात्रा में अगर हम सिंचाई नहीं देंगे तो भी हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बैंगन का छोटी पत्ती रोग, ये बीमारी से प्रभावित पौधों के पत्ते पतले रह जाते हैं, छोटी पत्तियां भी हरी पड़ जाती हैं। प्रभावित पौधों में पुष्पन और फलन नहीं होता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें। बिजाई के समय 2 पंक्तियों के बीच फोरेट डालें। यदि शुरुआती समय पर हमला दिखे तो प्रभावित पौधे को उखाड़कर बाहर निकाल दें। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण हो सकता है। किसान भाइयों, अब हम कीट प्रबंधन की ओर नजर डालते हैं। कीट प्रबंधन हमें किस प्रकार करना है। किसान भाइयों, बैगन में मुख्यतः फल तथा तना छेदक कीट होता है। इसमें जो मादा है कीट की, तो वह एक मादा कम से कम 300 अंडे देती है और यह अंडे जो हैं 10 से 15 दिन की अवस्था में फूट जाते हैं और यह अंडे जो है लार्वा का रूप ले लेते हैं और यह लार्वी जो होती है कीट की तने में चली जाती है। मतलब कि
आप ऊपर से लेके नीचे तक पौधा आपका खराब होने लगता है। फूलों से आते आते फलों में आने लगती है और आपकी जो इल्ली है यह फल के अंदर अंडा और अपना एक्सक्रीटा या मल जो है वो त्यागने लगती है और इससे हमारा फल है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप 5 से 6 प्रति एकड़ के दर से लगा सकते हैं और 1 हेक्टेयर में 8 से 10 का उपयोग होना होता है। और इसका जो दूसरा चरण है वो है रासायनिक। इसके लिए हम कीट की रोकथाम के लिए आप एंडोकार्प दवा 1 ml प्रति लीटर का घोल तैयार कर सकते हैं और उस पर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, अगर इस पर किसान भाई थोड़ा गौर करेंगे तो उनकी जो उपज है उसमें निश्चित रूप में वृद्धि होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में प्रदेश के अधिकांश किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को भी अपनाए हुए हैं और इन पशुओं के आहार के लिए हरे चारे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे किसान भाई साल भर कई तरह की चारे वाली फसलों की खेती करते हैं और इस समय बरसीम की खेती कर सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक हरा चारा है, तो इसकी खेती किसानी किस तरह से करें, आइए विस्तार से जानते हैं आज के इस विशेष अंक में। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% की होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिस कारण पशुओं को अलग से खली खाना देने की जरूरत कम पड़ती है। पशुपालन व्यवसाय में पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जैसा कि सूखे चारे की कीमत भी काफी अधिक है और ऐसे में हरा चारा उगाकर इस खर्च को कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बना सकते हैं, जो चारे की कमी होने के समय पशुओं को खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधारने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे सही सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक का समय है। बरसीम के अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का चुनाव किया जाता है, जिसकी मिट्टी भारी दोमट और अधिक जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 8 से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके लिए खेत में 1 से 2 हैरो चलाएं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत समतल कर लें। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए बुआई के समय डीएपी की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, उन्नत किस्में स्थानीय किस्मों की तुलना में अधिक हरे चारे की पैदावार देती हैं। इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान मेस्कावी, बुंदेलखंड बरसीम, JLB 148, BL10 किस्मों का चयन करें, जिनकी प्रति हेक्टेयर हरे चारे की औसत उपज 800 से 1000 क्विंटल की है। जहां तक बीज दर की बात है, तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज कुछ समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। इसके बाद
1.5 से 2 लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके इसमें राइजोबियम कल्चर के 2 पैकेट को मिलाएं। फिर इस मिश्रण को 25 से 30 किलोग्राम बीज पर छिड़ककर अच्छी तरह से मिलाएं और इसके बाद शोधित बीज को छायादार स्थान पर सुखाकर बॉयल कर दें। बॉयल हमेशा क्यारी बनाकर करें जिसमें बीज को छिटक दें और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाइयां 30 से 35 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटें और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का उपयोग करते रहें। किसान भाइयों ये देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। इस प्रकार आप इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा। और इस बरसीम के चारे को आप सीधे ना खिलाएं बल्कि मशीन से कुट्टी करके खिलाएं और इससे पशु इसको आसानी से खा लेता है, साथ ही चारे की भी बचत हो जाती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुर, जिला डूंगरपुर के कृषक नरेश कुमार ने। ये बटेर की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।